Assalamualaikum class. The topic which we are going to discuss today is the mechanism of action of enzymes and the properties of enzymes. इससे पहले we were discussing about ribozymes और उससे पहले हमने पढ़ी थी their classification and isozymes और कोफैक्टर्स एंड कोएंजाइम्स। ये सारी की सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हमने पढ़ना है कि जो एंजाइम्स हैं जिसके बारे में हमने इतना सारा कुछ पढ़ लिया है, उसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस पढ़ लिए हैं, उसके डिफरेंट टाइप्स पढ़ लिए हैं, राइबोजाइम्स के बारे में पढ़ लिया है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, हाउ दे आर गोइंग टू, ये रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज़ कैसे करते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इनको इन्फ्लुएंस करते हैं और इसकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम्स को अगर हम देखें तो इनका बेसिक क्या काम होता है एंजाइम्स का, दे आर गोइंग टू इंक्रीज़ द रेट ऑफ द रिएक्शन। ये खुद पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते, खुद से केमिकल रिएक्शन को चेंज नहीं करते हैं, ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बट दे आर एक्चुअली डूइंग व्हाट, दे आर गोइंग टू डिक्रीज़ द एक्टिवेशन एनर्जी। वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करते हैं और हमारे पास वो रेट ऑफ रिएक्शन जो घंटों में होना होता है वो मिनट्स के अंदर हो जाता है। दे आर बेसिकली डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। अब एंजाइम क्या कर रहा होता है, सबस्ट्रेट के साथ इंटरैक्ट करके उसको कन्वर्ट कर रहा होता है, सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा होता है। दे आर गोइंग टू, अब सबस्ट्रेट और एंजाइम जो आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो एक एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है थोड़ी देर के लिए और फिर वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू एन एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स और फिर वो प्रोडक्ट अलग हो जाता है और एंजाइम वापस से दूसरे किसी केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए चला जाता है। यहाँ पर अब दो मॉडल्स हैं जो हम देखते हैं कि एंजाइम के जो मॉडल्स है कि हम कहते हैं कि कैसे काम करते हैं। उसमें एक है हमारे पास लॉक एंड की मॉडल और दूसरा है हमारे पास इंड्यूस फिट मॉडल। ये हम आगे पढ़ते हैं। एंजाइम्स का क्या काम है यूजुअली कि ये क्या कर रहे होते हैं, लोअर करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। ठीक है, अब देखो एक इंसान एक काम कर रहा है, एक पहाड़ चढ़ रहा है, तो ये इतना बड़ा अगर पोर्शन है तो उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए ना, यहाँ तक जाने के लिए उसको ज़्यादा एनर्जी चाहिए। लेकिन अगर हम एंजाइम को यूज़ करें, एंजाइम क्या करते हैं, इस एनर्जी का बैरियर को कम करके इस ढलान को, ऊंची वाली पहाड़ी को छोटा कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो यहाँ पर जो हमें एनर्जी चाहिए होगी वो कम चाहिए होगी एज़ कम्पेयर, यहाँ पर हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए, यहाँ पर इसको प्रोसेस करने के लिए अब हमें एनर्जी चाहिए थोड़ी। तो एंजाइम का काम ये होता है। विदाउट एंजाइम देखो कितनी मुशक्क़त करनी पड़ रही है एक केमिकल रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए, लेकिन जैसे ही एंजाइम आया, एंजाइम ने जाके सबस्ट्रेट के साथ हेल्प आउट की, उसको प्रोडक्ट में ज़्यादा जल्दी कन्वर्ट कर दिया, ये काम जल्दी हो गया, एक्टिवेशन एनर्जी लो कर दी उसने। यही बात यहाँ पर उन्होंने बताई हुई है हमारे पास ग्राफ के फॉर्म के अंदर के विदाउट एंजाइम इतना मुश्किल है ये रिएक्शन, लेकिन विद एंजाइम ये चीज़ थोड़ी हो गई है। थोड़ा हमें हर चीज़ की रिक्वायरमेंट थोड़ी है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट थोड़ी है यहाँ तक काम करने के लिए। लॉक एंड की मॉडल, लॉक एंड की मॉडल हमें क्या कहता है कि जैसे हर ताले की एक स्पेसिफिक चाबी होती है, आपको अगर वो चाबी नहीं मिल रही है तो आपसे वो ताला नहीं खुलेगा। ठीक है, इसी तरह वो कहते हैं कि जो एंजाइम है वो भी एक रिजिड स्ट्रक्चर है। जैसे लॉक को आप चीज़ चेंज तो नहीं कर सकते, जो जैसी उसकी शक्ल है उसमें वैसी ही चाबी डलेगी तो वो लॉक खुलेगा, वरना वो नहीं खुलेगा, वो फ्लेक्सिबल नहीं है। इसी तरह वो भी कहते हैं कि एंजाइम जो है ये एक लॉक की तरह है, ये उसकी एक्टिव साइट है, इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। आप ऐसी ही कोई चीज़ उसमें अंदर डालोगे तो ये चाबी खुलेगी, वरना वो काम करेगा एंजाइम, वरना ये काम नहीं करेगा। इन द लॉक एंड की मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन वो कहते हैं कि द एक्टिव साइट हैज़ अ रिजिड शेप, only substrate with a matching shape can fit. The substrate is a key that fits the lock of the active site. This is an older, ठीक है, ये एक ओल्डर मॉडल है, however that doesn't work for all the enzyme. कहते हैं लॉक एंड की मॉडल जब सबसे पहले उन्होंने एंजाइम के बारे में करना शुरू किया तो उन्हें पता लगा कि दिस इज़ अ रिजिड स्ट्रक्चर। लेकिन आज के दौर में जब हम बहुत ज़्यादा एंजाइमोलॉजी पढ़ चुके हैं तो हम कहते हैं कि ये वाला मॉडल एक प्रीवियस मॉडल है। आजकल के दौर में जो यूज़ हो रहा है वो हमारे पास है इंड्यूस फिट मॉडल। इंड्यूस फिट मॉडल हमें क्या कहता है, इंड्यूस फिट मॉडल ये कहता है कि जो एंजाइम है उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी है। ज़रूरी नहीं है कि वैसी ही चीज़ जाके घुसेगी तो वो अपना केमिकल रिएक्शन कैरी आउट करेगा, ऐसे नहीं होता। जब कोई सबस्ट्रेट जाके अटैच होता है तो वो कहते हैं कि जो एक्टिव साइट है एंजाइम की जहाँ पे वो अटैच हुआ जाके उसमें थोड़े से चेंजेस आते हैं। ठीक है, कहते हैं द एक्टिव साइट इज़ फ्लेक्सिबल, इट इज़ नॉट रिजिड, द शेप ऑफ द एंजाइम एक्टिव साइट एंड द सबस्ट्रेट एडजस्ट टू मैक्सिमाइज द फिट। ठीक है, ऐसी शक्ल है। पहले अगर देखो एंजाइम की ऐसी शक्ल है, खुला है, सबस्ट्रेट तो ऐसी शक्ल का नहीं है। जैसे ये जाके अटैच होगा तो ये एंजाइम खुद से भी अपने आप में चेंज लाएगा, वैसी शक्ल कर लेगा, तो ये फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है। इट इज़ द ग्रेटर रेंज ऑफ सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी, इसकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है। द मॉडल इज़ मोर कंसिस्टेंट विद अ वाइड रेंज ऑफ एंजाइम, इसमें बहुत सारे एंजाइम आ जाते हैं। अब अगली बात उन्होंने की कि जो एंजाइम है
इससे सबस्ट्रेट तो अटैच हो गया, तो क्या होता है जब सबस्ट्रेट अटैच हो जाता है तो फिर ये प्रोडक्ट में कैसे कन्वर्ट हो रहा होता है। सबसे पहला जो स्टेप होता है वो क्या होता है, एंजाइम में सबस्ट्रेट के साथ अटैच होना है। स्टेप 1 इज़ एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बनाते हैं जिसको हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये है हमारे पास एंजाइम, ये है उसकी एक्टिव साइट्स, और ये हमारे पास है सबस्ट्रेट, उस जैसी ही शक्ल का सबस्ट्रेट। जब ये आपस में अटैच होते हैं तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है, और ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब ये इस साइड पे जा रहा है तो ये वापस इस साइड के ऊपर भी जा सकता है, इक्विलिब्रियम के अंदर होता है। स्टेप 2 में क्या होता है, स्टेप 2 होता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। अब क्या हुआ, यहाँ पर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, यहाँ पर इस जगह के ऊपर तोड़फोड़ हो गई, जो भी उस सबस्ट्रेट ने कन्वर्ट होना है प्रोडक्ट में वो हो गया। अब क्या हुआ, एंजाइम प्रोडक्ट आपस में जुड़े हुए हैं, अब उन्होंने सेपरेट होना है। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। ये दरमियान में आएगी थोड़ी सी ट्रांजिशन स्टेट, और ट्रांजिशन स्टेट में जहाँ पर उन्होंने सारे के सारे केमिकल रिएक्शंस हो गए और एट द एंड एंजाइम कन्वर्ट कर दिया उस सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट के अंदर। फिर क्या होगा कि ये प्रोडक्ट जो है ये इस एंजाइम से टूट के अलग हो जाएगा। अगला जो प्रोडक्ट है, देखो प्रोडक्ट अकेला रह गया। द एंजाइम एंड प्रोडक्ट सेपरेट्स। थर्ड स्टेप के अंदर क्या होता है, एंजाइम और प्रोडक्ट जो आपस में जुड़े हुए होते हैं वो अलग अलग हो जाते हैं, और दिस एंजाइम इज़ रेडी टू यूज़ अनदर सबस्ट्रेट। अब ये एंजाइम दोबारा से वापस कहीं जाके किसी और सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर रहा होगा प्रोडक्ट में, और ये वाला प्रोडक्ट आगे अपने डेस्टिनेशन में जहाँ पर भी इसको काम होगा वहाँ पर चला जाएगा। इस तरह ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम है, इस तरह एंजाइम काम करते हैं। अब एंजाइम तो ये अपना नॉर्मल रेगुलर काम कर रहे हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होंगे जो इन्फ्लुएंस कर रहे होंगे इसके रेट को, किस किस वजह से एंजाइम काम करना रुक जाएगा, किस वजह से जो है एंजाइम को डिफ़िकल्टी होगी अपने काम करने के लिए। तो जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं एंजाइम एक्टिविटी वो हैं ये सारे के सारे। सबसे पहली बात है एंजाइम कंसंट्रेशन। एंजाइम कंसंट्रेशन से क्या मुराद हुई, नंबर ऑफ एंजाइम्स के कितने मॉलिक्यूल हैं, सबस्ट्रेट के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, और कैसे केमिकल रिएक्शन कैरी आउट हो रहा है। बताया हुआ वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन इज इंक्रीज प्रोपोर्शनैलिटी विद द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम व्हेन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज इनलिमिटेड। उन्होंने कहा जब बहुत ज़्यादा लातादाद मिकदार में सबस्ट्रेट हो तो जितना ज़्यादा हम एंजाइम के मॉलिक्यूल होंगे उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होगा ओवरऑल। देखो अगर एक एंजाइम का मॉलिक्यूल है और 10 सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल हैं तो एक ही एंजाइम ने बार बार करना है ना एक काम, तो फॉर एग्जांपल सपोज़ 5 मिनट के अंदर वो 10 सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल कन्वर्ट होंगे प्रोडक्ट में। लेकिन अगर 2 एंजाइम के मॉलिक्यूल हैं तो वो 5 मिनट से लेवल कम होके 3 मिनट पे आ जाएगा, थोड़ा हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा, टाइम कम हो जाएगा। यही बात उन्होंने बताई हुई है कि जितनी ज़्यादा सबस्ट्रेट एंजाइम की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होगी विद द अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ सबस्ट्रेट उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होगा, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होगी। दूसरी बात उन्होंने बताई है कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अब इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा ये बताया हुआ है। एज सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज इंक्रीज्ड द वेलोसिटी इज आल्सो कॉरेस्पॉन्डिंगली इंक्रीज्ड इन द इनिशियल फेज बट द कर्व फ्लैटन्स आफ्टरवर्ड्स। द मैक्सिमम वेलोसिटी थस ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द वी मैक्स। उन्होंने कहा जब सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है शुरू में और एंजाइम कंसंट्रेशन अनलिमिटेड है और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो रही होती है, मतलब हम सबस्ट्रेट आहिस्ते से ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं, तो शुरू में तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 5 हमारे पास एंजाइम पड़े हुए हैं और हमारे पास हमने एक सबस्ट्रेट दिया तो एक सबस्ट्रेट को वो कन्वर्ट कर देगा, फिर हमने 2 सबस्ट्रेट दिए तो 2 एंजाइम फिल हो गए, 3 सबस्ट्रेट दिए हमने 3 एंजाइम फिल हो गए, 4 दिए 4 हो गए, 5 दिए 5 हो गए, ठीक है। 5 तक तो ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ होगा क्योंकि हमारे पास एंजाइम पड़े हुए थे तो वो जल्दी से जाके अटैच होते गए और उन्होंने प्रोडक्ट बनाता गया, ज़्यादा हो गया, इंक्रीज़ कर दिया हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन जब हम छठा सबस्ट्रेट भी देंगे तो पीछे एंजाइम बचेंगे ही नहीं, एंजाइम अब है ही नहीं, एंजाइम अपना पूरा का पूरा वो जो 5 एंजाइम थे और 6 सबस्ट्रेट हैं, सबस्ट्रेट ज़्यादा हो गया ना, अब वो कहाँ जाएगा, वो तो वहीं पड़ा रहेगा ना। तो उसके बाद उन्होंने कहा है कि पहले जब हम दे रहे होते हैं आहिस्ता आहिस्ता तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ कर रहा होता है, लेकिन आफ्टर सम टाइम जब सारे के सारे एंजाइम फिल हो जाते हैं तो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो फ्लैट हो जाता है, वो मैक्सिमाइज़ नहीं होता, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाता है। आगे उन्होंने बताया हुआ इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन से क्या होता है, व्हेन प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इज इंक्रीज द रिएक्शन इज स्लोड स्टॉप्ड और इवन रिवर्स, ठीक है। अब उन्होंने कहा, मैंने कहा है कि ये सारे के सारे रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में है, ये देखो मतलब इस वाली फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहे हैं, रिवर्स में भी जा रहे हैं, दोनों में जा रहे हैं, इक्विलिब्रियम की स्टेज में है। अब अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो गई, ठीक है,
और पीछे से आगे को नहीं जा रहा है तो ये पीछे को जाना शुरू कर देगा, रिवर्स होना शुरू कर देगा। यही बताया हुआ है ना कि जब प्रोडक्ट कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन स्लो डाउन हो जाएगा, क्योंकि अब इसके आगे कुछ और नहीं हो रहा, एट द एंड प्रोडक्ट पे चला गया, उससे आगे कुछ और नहीं हो रहा है, और फिर रेट ऑफ रिएक्शन हो सकता है पीछे को जाना, वो जो रिएक्शन है वो हो सकता है प्रोडक्ट से दोबारा से सबस्ट्रेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, पीछे को जाना शुरू हो जाए, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए, तो ये भी हो सकता है। इसके अलावा क्या है, टेम्परेचर का इफेक्ट। टेम्परेचर जो होगा, हर एंजाइम जो होगा हम कहते हैं उसका वो एक स्पेसिफिक पीएच और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के ऊपर काम करता है। जैसे ह्यूमन बॉडी की भी एंजाइम है वो 37 to 38 डिग्रीज टेम्परेचर के ऊपर काम कर रहे होते हैं। उससे ऊपर चले जाएंगे तो उनकी आपस में कोलिजन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी और वो जो स्ट्रक्चर है वो रप्चर हो जाएगा, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसी तरह टेम्परेचर के इंक्रीज से भी शुरू में टेम्परेचर के इंक्रीज से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगा, लेकिन अगर टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा रेंज से बाहर चला गया तो क्या होगा, वो एंजाइम, क्योंकि प्रोटीन है, प्रोटीन डीनेचर हो जाती है, थोड़े से ऊपर नीचे हो टेम्परेचर तो वो प्रोटीन डीनेचर हो जाएगी और वो एंजाइम मर जाएगा और रेट ऑफ रिएक्शन रुक जाएगा या पीछे को चला जाएगा, क्योंकि एंजाइम ही नहीं बचेंगे, एंजाइम ही डिस्ट्रॉय हो गए तो कैसे काम होगा। द वेलोसिटी ऑफ द एंजाइम रिएक्शन इंक्रीजेज व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द मीडियम इज इंक्रीज्ड। ये बताया हुआ है कि जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा थोड़ा इंक्रीज होना शुरू करता है तो नंबर ऑफ कोलिजन, जो एंजाइम आपस में प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं वो आपस में कोलाइड करना शुरू ज़्यादा हो जाते हैं। ज़्यादा कोलिजन की वजह से जो केमिकल रिएक्शन है वो जल्दी होता है, आपस में कोलिजन होती है, प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी बनना शुरू कर देता है, मैक्सिमम तक पहुंचता है और फिर फॉल्स और फिर नीचे चला जाएगा, क्योंकि जो एंजाइम है वही डीनेचर हो जाएगा। एज टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड मोर मॉलिक्यूल गेट एक्टिवेशन एनर्जी और मॉलिक्यूल्स आर एट इंक्रीज रेट ऑफ मोशन, ठीक है। सो देयर कोलिजन प्रोबेबिलिटीज आर इंक्रीज एंड सो द रिएक्शन वेलोसिटी इज आल्सो इनहेंस्ड। बट व्हेन द टेम्परेचर इज मोर देन 50 डिग्रीज हीट डीनेचरेशन एंड कॉन्सिक्वेंट लॉस ऑफ टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज लॉस हो गई ना। जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो गया, 50 डिग्री से ऊपर चला गया, तो हीट की वजह से डीनेचर हो गए वो एंजाइम्स और उनका जो टर्शरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन्स का वो डिस्ट्रॉय हो गया। अगर उसका स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो गया तो इसका मतलब है अब एंजाइम काम नहीं करेगा। जब उसके अंदर के बॉन्ड ही टूट गए, उस एंजाइम के बॉन्ड टूट गए, तो वो कैसे कोई और रिएक्शन काम करेगा जब वो खुद ही नहीं बचा होगा। सो द एक्टिवेशन एनर्जी इज़ डिक्रीज्ड। मोस्ट ह्यूमन एंजाइम जो है उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या 37 डिग्री जो इसके अराउंड है। व्हेन द बैक्टीरिया लिविंग इनटू द हॉट स्प्रिंग्स दे हैव एंजाइम विद ऑप्टिमम टेम्परेचर। जबकि जो बैक्टीरिया हैं, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हाई टेम्परेचर के ऊपर रह जाते हैं, जैसे थर्मोस एक्वाटिकस का हमारे पास पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज है, डीएनए पॉलीमरेज जो है वो हाई टेम्परेचर के ऊपर रह लेता है। लेकिन ह्यूमंस के अंदर जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री, जिससे ऊपर जब जाता है तो हमारे एंजाइम डीनेचर होना शुरू कर देते हैं। जब हम लोगों को बुखार होता है, जब 100 डिग्री से ऊपर चला जाता है तो आप देखते हो कि बहुत ज़्यादा आंसू आना शुरू हो जाते हैं और हाई टेम्परेचर हो जाता है और फिर कहते हैं कि एक टेम्परेचर से ऊंचा अगर चला गया, वो नीचे ना आ रहा हुआ, तो आपकी डेथ भी हो सकती है ड्यू टू जस्ट फीवर, ठीक है। तो वो कैसे हो जाती है, वो ऐसे ही होती है कि हमारे जो बॉडी के अंदर बहुत सारे एंजाइम है जो काम कर रहे हैं, ठीक है, प्रोटीन्स हैं बहुत सारी, जिस हमारी ह्यूमन बॉडी इसी से मिलकर बनी हुई है। तो जब हाई टेम्परेचर हो जाता है, एक टेम्परेचर एक रेंज से बाहर चला जाता है, तो कोलिजन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती हैं एंजाइम्स के अंदर और एंजाइम डीनेचर हो जाते हैं, और अगर एंजाइम डीनेचर हो जाए तो इंसान की डेथ हो जाएगी। इसके अलावा अगली बात हमने बताई हुई इफेक्ट ऑफ पीएच का भी यही काम है कि हर एक एंजाइम जो होता है उसकी स्पेसिफिक पीएच होती है जिसके ऊपर वो काम करता है। कुछ एंजाइम एसिडिक पीएच में काम करते हैं, कुछ बेसिक और कुछ मॉडरेट नॉर्मल पीएच में काम करते हैं। तो अगर वो ऊपर नीचे हो जाए, उससे वजह से भी एंजाइम काम करना छोड़ देता है। ये बात बताई हुई है। आगे है हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम्स के एंजाइम्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम्स की सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास कैटालिटिक प्रॉपर्टी के। एक एंजाइम क्या करता है, कैटालिसिस करता है, इंक्रीज़ करता है रेट ऑफ रिएक्शन को, जैसे हमने थाउजेंड्स ऑफ टाइम ये बात पढ़ी हुई है। एंजाइम जो होते हैं वो स्मॉल क्वान्टिटीज़ में चाहिए होते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को ये इंक्रीज़ करते हैं लेकिन खुद से पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, खुद वैसे ही रहते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम रिक्वायर्ड होती है एक सबस्ट्रेट को कन्वर्ट करने के लिए इनटू द प्रोडक्ट। और उन्होंने बताया हुआ है कि टर्नओवर नंबर रेंज होती है इनकी, द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल कन्वर्टेड बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एंजाइम पर सेकेंड व्हेन इट्स एक्टिव साइट इज सैचुरेटेड विद द सबस्ट्रेट इज कॉल्ड टर्नओवर नंबर। तो डिफरेंट एंजाइम का डिफरेंट टर्नओवर नंबर होता है। आगे उन्होंने बताया हुआ है टर्नओवर नंबर डिफरेंट एंजाइम्स की। उन्होंने बताया हुआ लाइसोजाइम का जो है 0.5 है, मतलब ये 0.5
मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट कर देता है 1 सेकंड के अंदर। डीएनए पॉलीमरेज जो है वो 15 मॉलिक्यूल को 1 सेकंड के अंदर कन्वर्ट कर देता है सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में। कीमोट्रिप्सिन 100 को करता है, पेनिसिलिन ये 2000 को करता है, और इस तरह डिफरेंट रेंजेस हैं इनकी। दूसरे जो इम्पॉर्टेंट इसकी स्पेसिफिसिटी है, जो इसकी प्रॉपर्टी है, वो है हमारे पास स्पेसिफिसिटी। स्पेसिफिसिटी से क्या मुराद हुआ कि एंजाइम्स होते हैं वो बेसिकली स्पेसिफिक होते हैं टू देयर सबस्ट्रेट, ठीक है। हर एंजाइम कोई भी चीज़ को उठा के कन्वर्ट नहीं कर देगा प्रोडक्ट में। हर एंजाइम स्पेसिफिक होता है टू अ केमिकल रिएक्शन और टू अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट। वही एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट आके अटैच होगा तो ही वो केमिकल रिएक्शन कैरी आउट करेगा। यही बात बताई हुई, एंजाइम आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। पर्टिकुलर एंजाइम एक्ट ऑन पर्टिकुलर सबस्ट्रेट ओनली, ठीक है। और पर्टिकुलर एंजाइम कैन एक्ट ऑन स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिएक्शन। वो टाइप ऑफ रिएक्शन स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, इसके अलावा वो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक भी हो सकते हैं। इन सम रेयर केसेस स्पेसिफिसिटी मे नॉट बी टू स्ट्रॉन्ग। अब कभी हो सकता है कि बहुत स्ट्रांगली स्पेसिफिक हो और कभी हो सकता है कि उसमें थोड़ी सी डाइवर्सिटी हो। कि कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं कि जो एक ही सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। और कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिनमें इतनी ज़्यादा स्पेसिफिसिटी नहीं होती, वो उससे रिलेटेड मिलते जुलते प्रोडक्ट्स को भी कन्वर्ट कर रहे होते हैं, रिएक्शंस को कैरी आउट कर रहे होते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसिफिसिटीज़ होती हैं एंजाइम में। इसके अलावा जो स्पेसिफिसिटीज़ होती हैं, हो सकता है वो एंजाइम जो है वो बॉन्ड स्पेसिफिक हो, वो एक स्पेसिफिक बॉन्ड को ही तोड़ रहा हो, ठीक है। फॉस्फेट बॉन्ड को तोड़ रहा हो, उसका स्पेसिफिक हो, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड को ना तोड़ा हो, वो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ा हो, इस तरह स्पेसिफिक हो सकते हैं। ऑप्टिकल स्पेसिफिसिटी हो सकती है उनकी ग्रुप स्पेसिफिसिटी होती है कि वो एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ थिंग्स को ही, एक स्पेसिफिक ग्रुप को ही कन्वर्ट कर रहे हों। ज्योमेट्रिक स्पेसिफिसिटी हो सकती है कि किस तरह का स्ट्रक्चरल ज्योमेट्री हो सकती है कि कैसा उसका स्ट्रक्चर होगा, कैसी उसकी चेन होगी, इस वाली चेन को कराओ दूसरी चेन को ना कराओ, उसका एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक शेप हो सकती है जिसके वो स्पेसिफिक हों। सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी हो सकती है, को फैक्टर स्पेसिफिसिटी हो सकती है कि मतलब कोई मेटालिक को फैक्टर को ही वाले एंजाइम को कराओ, सबस्ट्रेट को कर रहा हो, किसी और वाले को ना कराओ। इसके अलावा बताया हुआ है बॉन्ड स्पेसिफिसिटी। बॉन्ड स्पेसिफिसिटी के बारे में क्या बताया हुआ है, आल्सो कॉल्ड रिलेटिव स्पेसिफिसिटी टुवर्ड्स अ बॉन्ड, ठीक है। जैसे पेप्टिडेज है, पेप्टाइड बॉन्ड को ही तोड़ेगा और किसी बॉन्ड को नहीं तोड़ेगा। ग्रुप स्पेसिफिसिटी में उन्होंने कहा एक स्पेसिफिक ग्रुप, जैसे पेप्सिन है, पेप्सिन जो है एंडोन्यूक्लियेज है, वो एक पेप्टाइड बॉन्ड अमीनो एसिड बिलोंग टू दिस, वो एरोमेटिक अमाइनो एसिड को ही तोड़ेगा। एरोमेटिक अमाइनो एसिड में सिर्फ एक तो नहीं है, उसमें बहुत सारे डिफरेंट एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे, तो बस सिर्फ एरोमेटिक्स वालों को ही क्या बॉन्ड को तोड़ेगा, बाकी को नहीं तोड़ेगा। तो ये है उसकी ग्रुप स्पेसिफिसिटी की एग्जांपल। सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी में उन्होंने कहा कि एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को ही करेगा, जैसे कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज होगा वो कार्बोनिक एसिड को ही करेगा। आर्जिनेज जो एंजाइम होगा वो सिर्फ आर्जिनिन के मॉलिक्यूल को ही कर रहा होगा, तो ये उसकी सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी है। सिर्फ यही आर्जिनिन ही जाएगा तो आर्जिनेज काम करेगा, अगर कार्बोनिक एसिड आ गया तो आर्जिनेज काम नहीं करेगा, उसने सिर्फ आर्जिनिन के ऊपर ही काम करना है। ऑप्टिकल और स्टीरियो स्पेसिफिसिटी जो होती है वो ये होती है कि हाँ, ऐसी होती है कि जो हमारे पास अमीनो एसिड्स होते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उसकी एक स्टीरियो स्पेसिफिसिटी होती है कि लाइट की प्रेजेंस के अंदर वो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे होते हैं या क्लॉकवाइज मूव कर रहे होते हैं। उसके हिसाब से हर अमाइनो एसिड दो तरह का होता है, एक एल अमीनो एसिड होते हैं और दूसरे होते हैं डी अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो एक एंजाइम, इसमें भी स्पेसिफिसिटी हो सकती है कि एल अमीनो एसिड वाला एंजाइम एल अमीनो एसिड सबस्ट्रेट को ही काम करेगा, वो डी वाले के ऊपर काम नहीं करेगा। ज्योमेट्रिक स्पेसिफिसिटी हो सकती है स्ट्रक्चरल, के एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को ही वो कन्वर्ट करा हो सबस्ट्रेट के अंदर, किसी दूसरे स्ट्रक्चर को ना करा। को फैक्टर स्पेसिफिसिटी हो सकती है, जिसे आपको मैंने बताया। इसके अलावा इसकी जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो है रिवर्सिबिलिटी, के एंजाइम जो होते हैं वो रिवर्सिबल रिएक्शन करते हैं, जो भी हमने पहले देखा है। तमाम के तमाम रिएक्शन जो होते हैं वो उनके रिवर्सिबल होते हैं, वो इस डायरेक्शन में भी जा रहे होते हैं, वो दूसरी डायरेक्शन में भी जा रहे होते हैं, और इक्विलिब्रियम होता है दरमियान में। आगे है सेंसिटिविटीज़ टू हीट एंड टेम्परेचर। ये बात भी हमने ऑलरेडी पढ़ ली है कि स्पेसिफिक टेम्परेचर अगर ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए तो भी एंजाइम काम नहीं करेंगे, अगर पीएच इंक्रीज़ हो जाए तो भी एंजाइम काम नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा हीट हो जाए तो भी एंजाइम, क्योंकि प्रोटीन जी नेचर हैं तो वो डीनेचर हो जाएंगी। पीएच की भी यही बात जो आपको बता दी है कि डिफरेंट एंजाइम डिफरेंट पीएच के ऊपर काम करते हैं। कुछ एंजाइम हाईली एसिडिक कंडीशंस पे काम करते हैं, कुछ हाईली बेसिक पे करते हैं, कुछ न्यूट्रल पे करते हैं। अगर उसकी पीएच चेंज हो जाएगी तो वो एंजाइम प्रॉपर्ली काम नहीं करेंगे। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।